न्यूक्लियर रिएक्टर्स की अगर बात हो तो देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से एक कुडानकुलम इस समय सुर्खियों में है। कारण क्योंकि इस न्यूक्लियर रिएक्टर का डेटा ब्रीच हुआ है। इसकी जानकारी डार्क वेब पर डाल दी गई है। तो आज के सत्र में कुडानकुलन का डेटा ब्रीच कितनी बड़ी बात है, डार्क वेब होता क्या है, इससे चुनौतियां क्या हो सकती हैं, यह जरूर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बस इतना आपको याद दिला दूं कि डेटा ब्रीच के अब तक के सबसे बड़े मामलों में, अगर साइबर हमलों के सबसे बड़े मामलों में कोई काउंट किया जाता है तो वो 2010 का ईरान पर हुआ हमला, जिसे सीआईए और मोसाद ने एग्जीक्यूट किया था ईरान के नतांज नामक न्यूक्लियर रिएक्टर पर या न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजल यूनिट पर, जहां वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे। वहां पर जब वो डेटा ब्रीच हुआ, साइबर अटैक हुआ, डेटा ब्रीच नहीं साइबर हमला ही हुआ, और साइबर हमला होने के बाद न्यूक्लियर के क्षेत्र में, नाभिकीय रिएक्टर के क्षेत्र में, परमाणु बम कार्यक्रम में ईरान कईयों साल पीछे चला गया। 2010 में ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हुआ यह हमला आपको आज समय पर बताने का केवल महत्व इतना है कि अगर डेटा लीक हुआ है तो वो साइबर हमले में इस्तेमाल किया जा सकता है। साइबर हमले का मैंने एक नमूना ईरान के रेफरेंस में बताया। आगे चलकर आपको इसके अंदर और क्या कॉन्स हो सकते हैं वो साझा करूंगा। फिलहाल के लिए आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये कैमरे पर वो जो गूगल मैप पर माध्यम से आने वाला पिक्चर है कुडानकुलन एटॉमिक पावर प्लांट का, जो कि समुद्र के किनारे तमिलनाडु में स्थित है। इसे आप दृश्य में कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। हुआ क्या है? हुआ यह है, इसकी कुछ निजी जानकारी बाहर आ गई है, यानी कि ऐसी डेटा बाहर आ गई है जो आनी नहीं चाहिए थी, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। यह खबर कहां से बाहर आई? तो एक्सक्लूसिव खबर रॉयटर्स ने बाहर निकाली कि फाइल रिलेटेड टू इंडियाज लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडानकुलम एक्सपोज्ड इन डेटा ब्रीच। हेडलाइन बाहर आई तो तमाम प्रकार की चीजें बाहर आने लगी कि डेटा ब्रीच है क्या, कौन सा डेटा बाहर आ गया। डेटा ब्रीच का मतलब डेटा का बाहर आ जाना, आपने सुरक्षित रखा था लेकिन वो जानकारी बाहर आ गई। डेटा आ गया बाहर, कौन सा डेटा आ गया, क्या चुनौतियां होंगी, ये सवाल बड़े हो गए। यानी कि ये एक प्रकार के साइबर हमले से प्राप्त हुई जानकारी है। किसी ने साइबर हमला किया, डेटा चुरा लिया, उस डेटा से वो क्या क्या बिगाड़ सकता है, कितनी चुनौतियां हैं, सब जानेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर जानेंगे, और चूंकि ये जगह भारत और रूस मिलकर विकसित कर रहे हैं तो इसके मायने भी समझे। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल की चर्चा पर लौटते हैं। और चर्चा ये कि भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडानकुलम, ये फिलहाल अपने दस्तावेज लीक होने के कारण सुर्खियों में है। रॉयटर्स की माने तो हैकर्स का ग्रुप है वर्ल्ड लीक्स, जैसे विकीलीक्स है ऐसे ही वर्ल्ड लीक्स नाम से एक हैकर्स का बना समूह है, तो दुनिया के अंदर सबसे बड़े खतरनाक समूहों में से एक माना जाता है। उसने इस डेटा को डार्क वेब पर डाल दिया है। अच्छा साहब, लीक किया और डाल दिया, ये वैसी वाली बात हुई कि आपके निजी फोन नंबर, आपकी कुछ निजी तस्वीरें, आपका मोबाइल किसी ने हैक किया और उसे इंटरनेट पर डाल दिया। तो इंटरनेट पर डालने की जगह डार्क वेब पर क्यों डाला? डार्क वेब पर अपराधियों का मिलना जुलना होता है। अब ये डार्क वेब क्या होता है? फिलहाल के लिए ऐसे समझ लीजिए कि मैं अगर आपसे यह कहूं कि यहां से आप जहां भी फिलहाल मुझे सुन रहे हैं, यहां से अपने दोस्त के घर जाइए, कई तरह के रास्ते होंगे जाने के लिए, गूगल से पूछेंगे तो आपको बेस्ट रास्ता बताएगा। लेकिन एक छोटी सी गली ऐसी भी होगी जो पड़ोस के घर के बगल में से निकल करके जा रही होगी, जो आपको पता है, गूगल को नहीं पता है, गूगल में वो मैप नहीं हुई है। इसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में, जो इंटरनेट आप और हम यूज कर रहे हैं, जिस पर आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत सी वेबसाइट डली हुई हैं, ये आम जनमानस के लिए हैं। लेकिन कुछ इंटरनेट पर ऐसी भी जगह बनी हुई हैं जिन पर एक्सेस करने के लिए कुछ अलग प्रकार के ब्राउजर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे टॉर नाम का एक ब्राउजर है, उसकी मदद से ही आप उन वेबसाइट्स में एंट्री कर पाते हैं, मतलब उस दुनिया में एंट्री कर पाते हैं। यानी गूगल से एंट्री किए तो आप इंटरनेट की दुनिया में वहां जा रहे हैं जहां आम जन जा सकती है, लेकिन टॉर से एंट्री किए तो डार्क वेबसाइट में एंट्री कर गए। वहां क्या हो रहा है? वहां पे सारे अवैध काम भी हो रहे हैं। अब आज अवैध से मतलब मिसाइल खरीदनी है, हवाई जहाज खरीदना है, हत्या करवानी है, आतंकवाद फैलाना है, तमाम चीजें वहां पर, क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज हो रहा है, वो सब उस तरीके से चल रहा है जो रेगुलेटेड नहीं हो पाता। तो फिर रेगुलेशन के नाम पर होता क्या है? तो होता यह है कि सरकारें भी अपने लोगों को वहां पर बिठा के रखती हैं, बैठे रहो भाई, चोरों की दुनिया में एक दुकान आप भी लगा लो, देखते रहो क्या चल रहा है। इस तरह से वहां की निगरानी होती है। ठीक है, वहां से रॉयटर्स को एक खबर मिलती है कि भारत के कुडानकुलम रिएक्टर का डेटा यहां पर मिल रहा है, जाकर ले लो। अब साहब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या है कुडानकुलम का जो डार्क वेब पर डल गया? तो अब इस तक चलते हैं। तो कुडानकुलम को समझें उससे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर को समझ लेते हैं। देखिए, ये जो आप भट्टी सी बनी देख रहे हैं, बड़ा सा भाप उठता देख रहे हैं,
एक रिएक्टर का सिंबॉलिक तस्वीर है जिसमें कि यूरेनियम के विखंडन से बनी हुई जो ऊर्जा है उसको पानी को वेपर में बदलने के अंदर काम में लेते हैं और उससे टरबाइन चलाकर बिजली उत्पादित करते हैं। कुछ इस प्रकार से टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी बनकर आम जन तक पहुंचती है। हाल ही के समय में जब से फॉसिल फ्यूल की चिंता होने लगी है, पेट्रोल डीजल के संकट, एलपीजी के संकट होने लगे हैं, तब कोयले के बारे में चर्चाएं हुई कि साहब कोयला भी सेफ नहीं है, प्रदूषण बहुत फैलाता है। तब जाकर यूरेनियम पर ध्यान सबका अचानक गया। आपको याद होगा इस बारे में हमने हाल ही में एक सेशन और भी किया था कि ईरान को जिसके लिए युद्ध करना पड़ा भारत की निजी कंपनियां, हमारे यहां पर रिएक्टर्स प्राइवेट कंपनियां भी चला पा रही हैं। ईरान में भी प्राइवेट जो सर मतलब रिएक्टर हैं वो बुशहर के अंदर चल रहे हैं, इस रूस की मदद से चल रहे हैं। लेकिन दुनिया के देश ईरान पर यकीन नहीं करते कि आपको यूरेनियम देंगे, आप उसको एनरिच करके बम बना लेंगे। लेकिन भारत की इमेज साफ है और भारत को एनएसजी ग्रुप के अंदर शामिल किया हुआ है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर हम हैं, ताकि हमें यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया भी दे पाता है तो कजाकिस्तान भी दे पाता है। चलिए साहब, अब कुडानकुलम के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए साहब, बात यह है कि ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर है। अल्टीमेटली बिजली उत्पादित करनी है और इसको रन करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे एनपीसीआईएल के नाम से जानते हैं, और रोसाटम यानी रूस का परमाणु ऊर्जा कंपनी, इन्होंने मिलकर के इसे बनाया है। इसके अंदर कई यूनिट बननी है। फिलहाल के लिए 2 यूनिट ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं जो 1,000 मेगावाट बिजली उत्पादित कर रही हैं, यानी 2000 मेगावाट बन रहा है। अभी जो बाकी हैं उनके अंदर यूनिट 3 और यूनिट 4 का निर्माणाधीन है। यूनिट 5 और 6 का काम भी शुरू हो चुका है। यूनिट 3 के लिए भी रिएक्टर के अंदर कुछ चीजें लगाई जा चुकी हैं जो रशिया से आई हैं। वीवीईआर 1000 प्रेशराइज्ड जो वाटर रिएक्टर्स हैं वो आ चुके हैं, यानी कि ये प्रोसेस आगे चल रहा है। मैंने अभी जो यूनिट 3 है उसके लिए यूरेनियम भी रशिया से आ चुका है। तो कुडानकुलम जो है वो भारत के रिएक्टर्स में 2 पहले से चल रहा है और 6 की 6 जिस दिन ऑपरेशनल हो जाएंगे ये 6000 मेगावाट बिजली उत्पादित करेगा। अब मैं आपके सामने देश के अंदर जो उपलब्ध अभी रिएक्टर्स हैं उनकी संख्या दिखाता हूं। देश के अंदर 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जहां से बिजली बनती है, जिनमें 24 रिएक्टर सक्रिय हैं। उन 7 में से एक अगर आप रावत भाटा देखते हैं तो यहां पर 8 रिएक्टर्स दिखाई पड़ते हैं। अभी जब मैंने कुडानकुलम की बात करी तो कह रहे हैं कि 6 ही बनेंगे, यहां पर 2 बन चुके हैं, 4 निर्माणाधीन है, कुल 6 बनेंगे। इनके पास 8 ऑलरेडी हैं, तो फिर सबसे बड़ा इसे क्यों कह रहे हैं? एक व्यावहारिक सा सवाल है। तो व्यावहारिक सवाल का जवाब यह है, इनके 8 मिलकर के भी 2500 ही मेगावाट बिजली उत्पादित करते हैं। इसके 2 मिलकर ही 2000 मेगावाट पैदा कर रहे हैं और 6 की 6 चालू हो गए तो 6000 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। तो कहां 2500 और कहां 6000, ये एक बड़ा अंतर आप यहां पर देख सकते हैं। तो भारत में जितने रिएक्टर्स हैं उनमें से कुडानकुलम सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित करने के लिए जाना जाएगा। ठीक है साहब, तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर को चला कौन रहा है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चला रहा है। किसके साथ मिलकर के? रशिया की संस्था के साथ मिलकर के ये चल रहा है। ये आपके सामने फिलहाल का अपडेट है। ओके साहब, अब हुआ क्या? हुआ ये कि जो ये रिएक्टर नंबर 3 और रिएक्टर नंबर 4 है ना, इनका डेटा वर्ल्ड लीक्स ने जारी कर दिया है। जैसे मैंने अभी हाल आपको बताया कि यूनिट 1 और 2 तो चालू हो चुकी हैं, 3 और 4 निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन है मतलब पूरी संस्था बन चुकी है, अब उसके अंदर बस अब शुरू होना है काम। तो जो शुरू होने वाला काम है ना, उसका डेटा डार्क वेब पर आ गया। किसने निकाला? वर्ल्ड लीक्स ने निकाला। वर्ल्ड लीक्स कौन है? ये वो है जिसने पहले टाटा का भी और नाइकी का भी, इनका भी डेटा निकाल करके लीक कर दिया था। हालांकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ये पुष्टि भी की थी कि कुछ तो डेटा गया है, लेकिन इतना नहीं गया है। कहां डाल दिया? डार्क वेब पर। डार्क वेब क्या है ये मैंने डिटेल में बताया, शुरुआत में भी बताया था। टॉर के थ्रू इसमें एंट्री होती है। ये जिस तरह के आप पोस्टर्स देख रहे हैं हमारी क्लासेस में, ये हमारी वेबसाइट्स पर हम लोग शेयर करते हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। अपनी पाठशाला पर, अंकित इंस्पायर इंडिया पर, ये आपको चीजें मिलती रहेंगी। ओके, अब सवाल है कि डेटा गया कैसे होगा? तो बोले साहब किसी ने साइबर अटैक किया होगा। अभी साइबर अटैक क्या है? साइबर अटैक है कि आपका जो डेटा है वो आपके काम का है, आपके लिए निजी है। मान लीजिए कि आज हमारे कोर्सेज बिक रहे हैं, आज हमारी वेबसाइट के थ्रू बहुत सारे छात्र हमसे एनरोल होते हैं। अगर वही डेटा जो हम चाह रहे थे किसी और ने निकाल लिया, तो डेटा किसी और ने निकाल लिया, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है डेटा चुराने की, ये असल में मेरी प्राइवेसी बाहर चली गई ना। मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे थे उनकी जानकारी औरों तक पहुंच गई, जबकि जाना नहीं चाहिए था। वो जानकारी जो चोरी हुई है वो इंटरनेट के थ्रू चोरी हुई है। तो ये साइबर के अंदर कुछ ऐसे लूपहोल्स हैं, इंटरनेट में कुछ ऐसे लूपहोल्स हैं जिनसे इस काम को सक्रिय किया जाता है। ये जो काम डेटा चोरी का होता है इसी को डेटा ब्रीच कहा जाता है। तो डेटा ब्रीच के थ्रू किसी ने पहले साइबर अटैक किया होगा, अटैक करके उस डेटा को निकाला होगा और निकाल करके अब उसके माध्यम से रैंसम खेला होगा कि साहब मेरे पास आपका डेटा है, अगर डेटा चाहिए तो इतना पैसा दे दो, नहीं तो मैं इसे लीक कर दूंगा। जैसे ब्लैकमेलिंग होती है, डेटा के नाम पर भी ऐसे ही ब्लैकमेलिंग होती है।
वानाक्राई नाम से एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था पिछले कुछ सालों पहले। वो बहुत बड़ी सुर्खी बना था, कंप्यूटरों की स्क्रीन पर वानाक्राई लिखा आता था कि या तो क्रिप्टो में पेमेंट करो, नहीं तो आपका डेटा का पूरा डेटा डिलीट कर देंगे कंप्यूटर का। तो काफी बड़ी चुनौतियां इंटरनेट के कारण बनी रही हैं। ठीक है साहब, ये चाहते क्या है? डेटा के बदले धन चाहते हैं। धन काय में लेते हैं? क्रिप्टो में लेते हैं। तो ये एक काम इनका ऐसे चलता है। अब ये डेटा निकला कहां से? सवाल सबसे बड़ा ये बना। तो पता चलता है कि ये डेटा निकला एक थर्ड पार्टी के डेटा सेंटर से, जिसका नाम था योट्टा। योट्टा नाम की एक कंपनी जो रिलायंस का साथ काम कर रही थी, वहां से डेटा ब्रीच हुआ। अब इसकी क्या कहानी है? असल में अनिल अंबानी की जो कंपनी है ना, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसने इस यूनिट 3 और यूनिट 4 का निर्माण किया है। उसे बकायदा इस काम को करने के लिए 1081 करोड़ का टेंडर दिया गया था कि आप इसका निर्माण करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, आप बनाएंगे। मतलब वो जो संयंत्र बन रहा था, जिसमें कि इंजीनियरिंग का काम था, स्ट्रक्चर का काम था, कंपोनेंट्स लगाने का काम था, ये सब काम रिलायंस को दिया हुआ था। रिलायंस अपना सारा डेटा योट्टा नाम की एक कंपनी को देती थी। ये ऐसे समझिए, एनपीसीआईएल ने रिलायंस को काम दिया, रिलायंस ने योट्टा में अपना डेटा रखा। योट्टा के ऊपर अटैक हुआ। रिलायंस ने इस बारे में जानकारी भी दी कि साहब योट्टा पर हुआ था। वर्ल्ड लीक्स ने असल में योट्टा से सारी जानकारी उठाई। इस बात को रिलायंस ग्रुप ने स्वीकारा भी कि साहब हमारे योट्टा के ऊपर कुछ साइबर हमले हुए थे। संदिग्ध गतिविधियां उन्हें मई 2026 में दिखाई दे गई थी। यह बात योट्टा ने भी स्वीकार कर ली। भारत सरकार का क्या कहना है? साहब ये तो डेटा कहां से चला गया? रिलायंस के पास। अब बेसिक सा सवाल है, रिलायंस को काम ही क्यों दिया था? भाई कोई तो काम करता ही। अब आज के बाद हो सकता है, इस घटना के बाद रिलायंस को आउटलिस्ट कर देता है कि तुम रहने दो, अब एलएनटी से काम कराएंगे, जो जिससे भी काम कराएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि डेटा लीक हुआ। अब डेटा लीक हुआ, यह चुनौती कितनी बड़ी है, अब हम इस पर चलते हैं। क्योंकि इस डेटा के अंदर यूनिट 3 और 4 की पूरे वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के ब्लूप्रिंट है। इसके अंदर कॉमन कंट्रोल रूम जो है, उसके पूरे की पूरे फ्लोर के लेआउट है, कहां पे कहां क्या क्या बना हुआ है, कौन कौन सप्लायर हैं उनकी सूचियां हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर, इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी तस्वीरें हैं। और तो और अगर यहां आतंकवादी हमला हो जाता है तो $112 मिलियन का बीमा मिलेगा, उसके दस्तावेज हैं, क्योंकि पहले से दस्तावेज बन के रखे होते हैं। तब वो सारे की सारे डेटा अब डार्क वेब पर डाल दिए गए हैं। कुछ इस प्रकार का डेटा डाला गया है। एक सिंबॉलिक है, आप इसको समझ सकते हैं कि इस तरह से कहां क्या बना हुआ है, क्या मास्टर प्लान लेआउट है, इस तरह की चीजें इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है। भी कितना सही कितना गलत अपन तो पुष्टि नहीं कर पाएंगे, ना तो कुरान कलम अपन चलाते हैं, ना डार्क वेब पर अपन है। इंटरनेट पर कुछ ऐसी जानकारियां तैर रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की यूनिट 3 और 4 का डेटा रिलायंस इंफ्रा के योट्टा में डेटा रखने से वहां से लीक हुआ। अब वो बाजार के अंदर उपलब्ध है। लगभग 8.5 लाख फाइलें, जिसमें 19,000 संवेदनशील खबरें हैं, उनको अपलोड करने का दावा किया गया है। ठीक है साहब। अच्छा, अब इससे होगा क्या? मतलब सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अब डेटा तो आ गया, करोगे क्या? अब देखो, इस डेटा को और कोई व्यक्ति यूज कर सकता है। आप पूछेंगे कैसे यूज कर सकता है? कल को किसी को अगर यह पता है कि इस ऑपरेशनल सेंटर में, इस फ्लोर पे इस कंपनी की मशीनें लगी हुई हैं, और उस कंपनी की मशीन में अगर मैं बग डाल दूं, तो वहां से निकली हुई बग इनके पूरे पावर प्लांट में अंदर जा सकती है। ये इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा इसको मैं पूरा इतिहास में लेकर चलता हूं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। मतलब इसको किस तरह से मतलब टारगेट किया जाता है। इसके पीछे आपने कुछ दिनों पहले एक फिल्म भी आई थी, जिसके अंदर मतलब वेब सीरीज थी, स्पेशल ऑप्स 2 करके, जिसमें अपने पूरी डेटा चोरी को लेकर के अगर वो देखा हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। साथियों, एक स्टनक्स करके, स्टक नेट करके एक ऐसा ही मामला हुआ था 2010 के अंदर। हुआ क्या था कि ईरान के अंदर नतांज में कुछ सेंट्रीफ्यूगल मशीनें लगी हुई थी जो यूरेनियम को एनरिच कर रही थी। एनरिच का मतलब यूरेनियम का जो ओर होता है ना, जिसे आप पिच ब्लेंड कहते हैं, उसे रिफाइन करके यूरेनियम बनाने तक, यानी कि वो वाला यूरेनियम जिसकी शुद्धता 90% से ऊपर हो, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम आता हो, इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीनें चलानी होती हैं। सेंट्रीफ्यूगल मशीनें किसी कमांड पर चलती हैं, सेम स्पीड पर चलती हैं, सेम प्रकार से चीजों को निकालती हैं, तब जाकर के उसमें से यूरेनियम बाहर निकल कर आता है। मतलब ऐसे समझिए कि मथना, जैसे दूध मथ करके मक्खन निकालते हो, ऐसे पिच ब्लेंड को मथ मथ करके प्योरिटी बाहर निकालते हैं। इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीनों को घंटों काम करना पड़ता है, कई दिनों तक चलती है। इस तरह का इन्होंने एक पूरा प्लांट बना रखा था नतांज में, ईरान वालों ने। अमेरिका और इजराइल को यह पता था कि ये लोग यूरेनियम एनरिचमेंट करने में लगे हुए हैं। अब इन्हें रोके कैसे? रोकने के लिए उस नतांज पे या तो हमला करें। अब हमला तो आप देख ही रहे हैं, आए दिन हो रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्होंने इतना गहराई के अंदर बना रखा है अपना प्लांट कि वहां पर कोई बम का असर ही नहीं होता। मतलब बम का असर इतनी गहराई में कि अमेरिका के जो 80-80 फीट तक जाकर नीचे मिसाइल जा सकती हैं, उससे भी जाकर नीचे उन्होंने अपने प्लांट बना रखे हैं, तो उस पर असर नहीं होता। तो फिर क्या हो सकता है साहब? फिर इन्होंने क्या किया, एक पेन ड्राइव के अंदर अपना ये वायरस डालकर भेज दिया।
इंटरनेट से ऑपरेट ना हो सके ऐसा नतांज का न्यूक्लियर जो प्लांट चल रहा था, उसमें किसी आदमी को लालच दे करके पेन ड्राइव के माध्यम से ये स्टकनेट करके जो वायरस है ये भेजा। ये स्टकनेट वायरस जब वहां गया, किसी कंप्यूटर में अप्लाई हुआ, स्क्रीन पर सब नॉर्मल दिख रहा है, और वो जो सेंट्रीफ्यूगल मशीनें हैं जो शुद्धि कर रही हैं, वो अचानक तेज होकर चलना शुरू हो गई। कुछ मशीनें एकदम स्लो होकर चलना शुरू हो गई। मतलब पूरा माल फंक्शन हो गया। माल फंक्शन ये कि जिस गति से चलना था वो पूरा बिगड़ दिया। ये वैसे है कि भाई दूध मथने के बाद घी निकलता है, बोले तेज चला दो, दूध फैला दो। ये बिल्कुल धीरे चला दो, सब मिला दो, सब दही और दूध एक साथ मिल जाएगा। जो बिल्कुल कंसोलिडेटेड टाइम और वो सब सही है, वो सब बिगाड़ दिया। 2010 की घटना है ये। इस घटना के पीछे कहा गया कि अमेरिका की सीआईए और इजराइल की मोसाद ने मिलकर यह काम पेन ड्राइव से करके ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से ईरान आज दसों साल पीछे, अदरवाइज वो पहले ही कर लिया होता है ये सारे काम। बार बार आप इजराइल को कहते सुनते थे ना, साहब इन्होंने पूरा बना लिया है, यूरेनियम बम फोड़ देंगे। वो पूरी कहानी यहां से निकल कर आती है। ठीक है साहब। अब आप कुरानकुलम के बारे में सोचिए। अगर ब्लूप्रिंट आपके पास है कि इस जगह पर इन इन कंपनियों की मशीनें लगाओ आएंगी, आपके यहां पर सीधा चलकर कोई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इंटरनेट को आप पहले से ही बहुत एक ड्राई लेयर बनाकर रखते हैं कि अंदर का इंटरनेट बाहर के इंटरनेट से बिल्कुल कनेक्ट नहीं होगा। पूरी तरह से सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। भारत की बड़ी एजेंसीज हैं, सर्टेन जैसी, जो इस बात को सुनिश्चित करती हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट पार्ट आपने लगाया, आपने कोई पार्ट, जैसे इनके अंदर भी इन्होंने सीमेंस करके जो कंपनी है उसके पार्ट लगाए हुए थे, वहां से एंट्री मारी थी इन लोगों ने। आपने कोई कंपनी का पार्ट घुसाया, आपको नहीं पता उस कंपनी के पार्ट को साइबर हैकर्स ने पहले से ही, दुश्मनों ने, देश के दुश्मनों ने टारगेट किया हुआ था कि तुम जब भी इस पार्ट के अंदर खराबी पाओगे, नया लगाओगे, तो हमारा वाला उसके अंदर घुस जाएगा। जैसे आपको याद है ना, पिछली बार जब हमने ईरान के अंदर और लेबनान के अंदर देखा था, उनके फोन फट गए थे। अगर आपको याद हो तो एक बार इजरायलियों ने बहुत पहले से ही कभी कोई वॉकी टॉकी के अंदर बग लगा रखी थी। तो एग्जैक्टली इन लोगों के साथ भी यहां पर ऐसा हो सकता है। मतलब अगर सीधे तौर पर हमला ना हो तो भी भविष्य के अंदर चुनौतियों से इनकार नहीं किया जा सकता। साइबर एक्सपर्ट इसे एक थ्रेट मानते हैं। उनका मानना है कि यह एक खतरनाक घटना है। हालांकि अभी चूंकि वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, अभी के लिए नहीं, लेकिन भविष्य के लिए अगर उस चीज को जो बाहर आई है उसे अगर दुश्मनों को हाथ लग गया, अब जब सबके सामने है तो दुश्मनों ने भी उसको ढंग से देख लिया होगा। लेकिन हाँ, ये सारी बात चुनौती की है। पर साहब आप क्या करें, सुरक्षित बची कि नहीं? तो देखो, इन जगहों की सुरक्षा पहले से ही एनपीसीआईएल, डीएई, एईआरबी, इनके हाथ में। सर्टिन जैसी एजेंसीज इंटरनेट की सुरक्षा यहां पर सुनिश्चित करती हैं। उसके बावजूद भी भारत दुनिया के अंदर डेटा ब्रीच होने वाले देशों में नंबर 3 पर आता है। यहां पर दुनिया भर के जो डेटा ब्रीच की अगर आप जानकारी निकालने निकलेंगे, तो दुनिया भर के अंदर जितने भी साइबर हमले हुए हैं उसमें से तीसरे सबसे ज्यादा भारत पर ही हुए हैं। अमेरिका हालांकि उनमें नंबर 1 पर आता है। डेटा सिक्योरिटी के मामले में यह बड़ी बात है कि 204 भारतीय संस्थाओं में 73% को यह जानकारी नहीं थी कि उनके यहां पर कभी साइबर हमले हुए हैं। हमको पता ही नहीं रहता। हमारे देश के अंदर साइबर हमले भी एक, हाँ हो सकता है लैपटॉप खराब हो गया होगा, कोई आपके सारे डेटा को लेके जा रहा है, पता नहीं चल रहा। मतलब हमारे यहाँ पर 57% संस्था ऐसी हैं जिनको पहले से ही नहीं पता कि साइबर हाइजीन भी कुछ होता है, चेक करना होता है, डेटा रीच तो कोई ब्रीच नहीं हो रहा है। दुनिया में अगर सबसे बड़े हमले बताए जाएं तो ये जो मैंने आपको बताया ना, स्टाइनक्स करके जो हमला था, ये सबसे बड़े हमलों के अंदर काउंट किया जाता है। जहां तक डेटा ब्रीच की बात हो तो डेटा ब्रीच के अंदर याहू का डेटा ब्रीच, जिसने 3 अरब लोगों का डेटा लीक कर दिया था, वो सबसे ऊपर माना जाता है। ठीक है। आधार का जो मामला हुआ जिसमें 1 अरब लोगों का डेटा बाहर आ गया, ये इस तरह की बात है। और सबसे बड़े साइबर हमलों में स्टैकनेक्स, जो कि मैंने अभी ईरान वाला बात बताया, वो सबसे ऊपर माना जाता है। ठीक है साहब। सॉल्यूशन क्या है इसका? अब सॉल्यूशन तो यही है कि आप साहब इन सबको बिठाकर पूछो, इनकी सुरक्षा ऑडिट करो कि भाई क्या क्या था, कहां कहां अटक गया, बताया जाए। भविष्य में ऐसा ना हो उससे बचने के सारे तरीके, पहले पहचान सुनिश्चित की जाए, नेटवर्क डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, पूरी तरह से बैकअप प्लान बनाया जाए, प्लान बी, प्लान सी, जो भी हो। इन सब चीजों की अब स्पष्ट निगरानी की जरूरत है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं।